नमस्कार, आदाब। जैसा कि नदीम भाई ने आपके सामने बात की है कि वो आज़ादी जिसका ख्वाब था और जिसकी कुर्बानियाँ लाखों लोगों ने इस मुल्क की दी, क्या वही आज़ादी है ये? संविधान बना, संविधान में बहुत कुछ कोशिश हुई कि उस आज़ादी के अनुकूल लोगों को कुछ प्राप्त हो और एक सम्मान का जीवन सद्भावपूर्ण तरीके से पूरी हार्मनी के साथ वो जी सकें। संविधान में बहुत कुछ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी कि संविधान आप जैसा भी बनाएं, लेकिन संविधान को लागू करने वाले कौन लोग होंगे, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। ऐसे ही एक बार आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे और उस समय भी लगातार ये कोशिश हो रही थी कि संविधान को बदल दिया जाए, संविधान में कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं, ऐसी कोशिश चल रही थी। तो एक पत्रकार ने राष्ट्रपति महोदय से पूछ लिया, आपको क्या लगता है कि संविधान फेल हो गया है? उन्होंने कहा कि संविधान फेल नहीं हुआ है, हमने संविधान को फेल कर दिया है। बात वही है जो डॉक्टर अंबेडकर कहना चाह रहे थे और जो के.आर. नारायणन कह रहे थे, दोनों में समानता थी कि संविधान तो वही है, लेकिन संविधान को लागू करने वाले लोग कौन हैं, उनकी संविधान के प्रति आस्था क्या है, वैचारिक दृष्टि से व्यक्ति की स्वतंत्रता और देश की स्वतंत्रता में वो कितना विश्वास करते हैं। अब जानते हैं कि जब कुर्बानियों का जिक्र हो रहा है तो कुर्बानियाँ जिन्होंने दी वो इतिहास के पन्नों में तो दर्ज हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो भी दर्ज हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ भी नहीं दी, अंग्रेजों के साथ थे और राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने की लगातार कोशिश की। इस देश का, इस मुल्क का दुर्भाग्य है कि वैसी शक्तियाँ आज देश की सत्ता में, सरकार में हैं। इससे ज़्यादा ट्रेजेडी, त्रासदी, विडंबना क्या हो सकती है कि जो इस आज़ादी के हिमायती नहीं थे। अगर आप देखेंगे 42 के मूवमेंट के विषय में, तो आप वो भी देखेंगे कि जिन लोगों को महान बनाने की कोशिश हो रही है उनका इतिहास क्या था, वो दर्ज है। ये अलग बात है कि आजकल झूठे इतिहास का बोलबाला है, क्योंकि नए इतिहास गढ़े जा रहे हैं झूठ पर, फॉल्स हिस्ट्री, और उसका मकसद बहुत साफ है। जब कोई कुछ करता नहीं है तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि उसकी कमियां उजागर ना हो, तो वो ढकने की कोशिश करेगा। इसलिए 42 के मूवमेंट में चाहे सावरकर की भूमिका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका, संघ की भूमिका, ये तमाम ऐसी शक्तियाँ, हिंदू महासभा के तो खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, आप जानते हैं, सावरकर भी हिंदू महासभा के ही थे। तो सवाल सिर्फ इतना है कि वो इतिहास में जो कुर्बानियाँ लोगों ने दी और फिर उस कुर्बानी के बल पे जो हिंदुस्तान बना, ठीक है, एक और ट्रेजेडी हुई, पार्टीशन हो गया। पार्टीशन के लिए कुछ इधर भी जिम्मेदार थे, कुछ उधर भी जिम्मेदार थे, और फिर अंततः मजबूरी में पार्टीशन हो गया। लेकिन पार्टीशन होने का अर्थ ये नहीं होता है कि लगातार उस बात को आप लेकर के बार बार जिक्र करें। एक नया मुल्क बना, उस मुल्क को भी अपनी आज़ादी से रहने का पूरा हक है, हमें भी अपनी आज़ादी के साथ जीने का पूरा अधिकार है। तो वैसी स्थिति में उसे मुद्दा बनाना कभी भी, और हर बार इलेक्शन में आपने देखा होगा कि ऐसे मुद्दे बन जाते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि आप कहीं ना कहीं उन जख्मों को कुरेदना चाहते हैं। और मैं एक सूचना दूं कि अभी लगातार उन्होंने विश्वविद्यालयों में क्या किया है, हॉरर ऑफ पार्टीशन, यानी कि विभाजन की त्रासदी, विडंबना और विभीषिकाएं, वो दिन 14 अगस्त को मनाने का पिछले कुछ वर्षों से, 2-3 सालों से उन्होंने लगातार वो दिन मनाते हैं। सवाल उठता है कि और तो और विश्वविद्यालय में उन्होंने स्टडी सेंटर खोल दिया है, उस पर अध्ययन हो। मकसद क्या है? जख्मों को कुरेदना। मेरा एक सीधा सवाल जो लोग इस तरह से कर रहे हैं उनसे एक सवाल था, मुझे एक बात बताइए
हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद फिर इन बातों का मतलब क्या है? जो हिंदुस्तान में रह गए, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे जो हिंदू थे, चाहे क्रिश्चियन या जिस भी धर्म के लोग थे, वो तो अपनी इच्छा से भारत में रहे, वो तो भारतीय हैं। उनके बीच किसी प्रकार का कोई भी विभाजन अपने आप में बेमानी है। और जो चले गए उनको लेकर के कोई राजनीति हो, वो तो यहाँ के हैं नहीं। वो जिस मुल्क में हैं उस मुल्क की वो सोचें, फिर उसकी बातों को लेकर के उनका जिक्र करके हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसी बातों को, सवालों को उठाना कहाँ तक मायने रखता है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप कुछ सोच विचार कर करते हैं योजनाबद्ध तरीके से, एक मकसद होता है आपके पीछे, तो फिर तो आप करेंगे। और वहाँ पर कोई विवेक से जो है उठे हुए सवालों का उत्तर नहीं दिया जाता है। तो खैर, मैं कुछ बातें आज़ादी और स्वतंत्रता की जो बातें हैं, देखिए पश्चिम के बहुत सारे फिलॉसफर्स हुए हैं जिन्होंने व्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता, उसके संबंध में अपने अपने दृष्टिकोण रखे हैं। कई बार दृष्टिकोणों में कुछ टकराव भी होता है, लेकिन कुछ मौलिक बातें हैं। और अगर उस मौलिक बात को हम स्वीकार करके चलें, प्राकृतिक अधिकारों का एक सिद्धांत है, मनुष्य जन्म से 3 अधिकारों को लेकर पैदा होता है। उसमें जीवन, लाइफ, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, उस पर बहुत डिबेट है। लेकिन कम से कम जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोनों तो प्राकृतिक अधिकार हैं, जन्म से प्राप्त हैं। उसका एक अर्थ ये निकलता है जॉन लॉक के फिलॉसफी में कि राज्य का जन्म सिर्फ जो है मनुष्य के इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है, उसे छीनने के लिए नहीं हुआ है। न तो वो जीवन छीन सकता है और न तो स्वतंत्रता। फिर मैंने जैसा कहा कि प्रॉपर्टी पे समाजवाद और सोशलिज्म, कम्युनिज्म को लेकर के उसमें बहुत रिजर्वेशंस हैं, लेकिन कम से कम ये दो बातें हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि ये हमारा मनुष्य होने के नाते अधिकार हैं, फ्रीडम। एक और फ्रांस के ही विचारक हुए हैं रूसो, उन्होंने बाद में कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, बाद में वो बेरियों में, चेन्स में जकड़ा हुआ रहता है। यानी कि चाहे स्टेट हो, सोसाइटी हो, कल्चर हो, रिलीजन हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अंततः उसे उन बंदिशों में घेर लेता है, लेकिन पैदा वो स्वतंत्र होता है। इसका मतलब होता है कि स्वतंत्रता जो है वो है तो मनुष्य का जन्मजात अधिकार। फिर एक और विचारक हुए हैं ब्रिटेन के, जेस मिल, वो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विचार की, उस पर वो कोई बंदिश नहीं चाहते थे, कोई बंधन नहीं हो, जब तक कि किसी व्यक्ति के कार्य से, विचार से किसी अन्य को कोई हार्म ना हो, हानि ना हो। तो फिलॉसफी में ये सारी बातें हैं। और हमारे देश में जब ये बात उठी आज़ादी के संग्राम में, तो आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने एक बात कही, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। देखिए वहीं से एक तार जुड़ते हैं प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत या रूसो या जेएस मिल। लेकिन उस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था, दुनिया के जितने मुल्क गुलाम थे उनके सामने सवाल था, पहली बात देश की आज़ादी का, राष्ट्र की आज़ादी का। पहले वो आज़ादी तो मिले, व्यक्ति की आज़ादी तो बाद में आ गई। जो मुल्क गुलाम हैं, उस गुलाम मुल्क के नागरिक कैसे आज़ाद हो सकते हैं? मुल्क ही गुलाम है। तो ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण सवाल था तब देश की आज़ादी। और इसलिए देश की आज़ादी के साथ ये सवाल साथ साथ चल रहे थे, व्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता, उसके अधिकार, और अपने धर्म, संस्कृति, भाषा तमाम के साथ सम्मान के साथ जीने का अधिकार, सम्मान के साथ, डिग्निटी। कोई किसी की
भाषा, कोई किसी के धर्म, कोई किसी की संस्कृति पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाने की कोशिश न करे। वो भाषा में विकास हो, धर्म के अंदर जो है अपने लिए वो जो परिवर्तन करें, संस्कृति में जो लगातार वो लोगों के द्वारा समय के साथ परिवर्तन हो, लेकिन किसी दूसरे को उसकी भाषा, उसके धर्म और उसकी संस्कृति पे किसी प्रकार का कोई भी आक्षेप या हमला करने का या उसको गलत कहने का अधिकार नहीं है। ये बहुत साफ है। तो इसका मतलब है एक तो ये, लेकिन ये देखिए कि आज़ादी मिली और फिर जब संविधान बना तो उसमें तय हो गया कि नागरिकों को और व्यक्तियों को दोनों के फंडामेंटल राइट्स होंगे। और संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे और बाकी, और उसमें 6 मेंबर्स थे और बाकी पूरी संविधान सभा, और अंत में संविधान पारित हो गया जिसमें तमाम नागरिकों के इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी, देखिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है और यही सवाल आज जो है परेशानी पैदा कर रहा है, जो इन बातों को समझ नहीं रहे हैं। जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ भारत के नागरिक के हैं और कुछ अधिकार व्यक्तियों के हैं। जो बाहर से आएंगे तो उनकी भी जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी तो राज्य की है ना। तो नागरिकों के समान उनको स्वतंत्रता नहीं दी गई है, राइट्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन व्यक्ति के नाते उनके अधिकार हैं। क्योंकि मैंने फिर कहा कि प्राकृतिक अधिकार में कहा गया कि भाई जन्म से व्यक्ति, तो राज्य जो है व्यक्ति के जन्म से उस अधिकार और उस स्वतंत्रता को ले तो नहीं सकता है, तो उसको उसके जीवन की रक्षा की गारंटी तो देनी ही होगी, चाहे वो किसी भी राज्य में जाए। लेकिन जो नागरिक स्वतंत्रताएं, जिसमें पॉलिटिकल फ्रीडम्स जो कहते हैं, तो हमारे यहाँ देखिए कि वो सारी स्वतंत्रताओं का जिक्र है फंडामेंटल राइट्स में। भारत का संविधान जो पार्ट 3 है, अध्याय, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक यानी 22, जिसमें तमाम तरह की स्वतंत्रताएं हैं, और उसमें 19 में ही 6 स्वतंत्रताएं हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, असेंबली सभा करने की स्वतंत्रता, भारत के अंदर कहीं भी घूमने और रहने की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार के व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये तमाम स्वतंत्रताओं का जिक्र है। यद्यपि ये कहा गया है कि कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, उचित प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। अब यहीं पे एक संकट होता है कि राज्य की प्रकृति जैसी होगी, उचित प्रतिबंधों को वो उसी रूप से इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, और यही संकट है। यद्यपि जुडिशरी को यह अधिकार दिया गया है कि वो यदि चुनौती दी जाती है अदालत में उन प्रतिबंधों को, तो फिर वो प्रतिबंधों की जांच करे और देखे कि क्या वो भारत के संविधान की आत्मा से मेल खाती है कि नहीं खाती है। यानी वो प्रतिबंध कहीं भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के विपरीत तो नहीं है, उसको कम करने की कोशिश तो नहीं है। यह अधिकार न्यायपालिका को है। इसके साथ अब देखेंगे एक जो आर्टिकल 21 है, वो खुद भी कहता है जीवन और स्वतंत्रता को बिना कानून की स्थापित प्रक्रिया के, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आप नहीं ले सकते हैं। और उसी में उसके विस्तार में है कि राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। व्यक्ति का जीवन सिर्फ व्यक्ति के जीवन के रूप में नहीं, सम्मान के साथ, और सम्मान में वो सारी बातें आती हैं, चाहे मेरा धर्म हो, मेरी भाषा हो, मेरी संस्कृति। और आगे आप देखेंगे कि वो धर्म की स्वतंत्रता जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला 25 से लेकर के 28 का जिक्र है फंडामेंटल राइट्स में, उसी प्रकार से जो है 29 और 30 में आप देखेंगे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो हैं, अपनी भाषा, अपनी लिपि और तमाम उसको विस्तार करने का अधिकार उन तमाम समूहों को, बेसिकली वो माइनॉरिटी राइट्स हैं, क्योंकि जो भाषा या जो लिपि, वो जो माइनॉरिटी है, कम बोली जाती है, कम लिखी जाती है, उसकी सुरक्षा कैसे हो और उसका विस्तार करने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों को हो जो उस भाषा या लिपि को मानते हैं। ये जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक, तो आप देखेंगे कि अधिकारों का एक व्यापक जाल है उसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अंत में है,
जो आर्टिकल 32 कहता है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि इसके बिना अन्य अधिकारों और स्वतंत्रताओं का कोई महत्व नहीं है। क्यों भाई? जो अधिकार दिए गए हैं उसकी रक्षा कैसे होगी? तो रक्षा करने के लिए आर्टिकल 32 है, जो वहां 5 रिट याचिकाएं, चाहे वो मेंडमस है, चाहे वो हैबियस कॉर्पस है, प्रोहिबिशन है, कोअरेंटो है, ये सारे दिए गए कि अगर नागरिकों की इन स्वतंत्रताओं और मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वो अदालत में जाकर के आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सीधे वो जा सकता है। ये कानूनी स्थिति है और अंबेडकर की मान्यता बहुत साफ थी कि ये बहुत जरूरी है। आखिरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, संविधान में एक और धारा है, आर्टिकल 226, वो सीधे आपको अधिकार देता है कि आप हाईकोर्ट में जाकर के अपने मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में वहां जा सकते हैं। तो कानूनी प्रावधान तो हैं। फिर जैसा मैंने कहा कि कठिनाई होती कहां है? जो बात आप बोलते हैं वो बात अगर मुझे अच्छी लगती है, सूट करती है, तो मैं मानूंगा कि आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में है। लेकिन अगर वो बात सूट ना करे तो फिर हम एन केन प्रकारेण जो है उसमें ढूंढते हैं कि कहीं आप राष्ट्र विरोधी तो नहीं है, आप देश विरोधी तो नहीं है, आप अर्बन नक्सल तो नहीं है, ये तमाम सारी चीजें। और दुर्भाग्य से जो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आया कि समय समय पर ऐसे कानून बनते चले गए, तो संविधान तो कुछ और कह रहा है, नागरिकों की स्वतंत्रताएं तो कुछ और हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी राज्य को है। लेकिन पता चला कि राज्य से ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को खतरा हो गया है। यानी शत्रु और कोई नहीं, राज्य ही है। यानी राज्य में बैठे हुए लोग जो शासन कर रहे हैं, शत्रु वही हो गए, वही एनिमी बन गए, वही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनकी बोलने की आज़ादी छीन लें, इनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीन लें, भाषा की स्वतंत्रता को छीन लें, संस्कृति को जीने से इनको कैसे वंचित कर दें कि अपनी संस्कृति से आप जी नहीं सकते हैं। कठिनाई वहाँ होगी। और तमाम जो कानून हैं आप देखेंगे, हालांकि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार में एक अधिकार है वहाँ जो कहता है, चाहे आप आर्टिकल 22 को देखेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और के अन्य स्वतंत्रताओं के साथ, वहाँ कहते हैं कि सामान्य परिस्थिति में अरेस्ट करने से कैसे बचाया जा सकता है, वो मौलिक अधिकार में है। और इसीलिए आगे चल करके जो हैबियस कॉर्पस की 24 घंटे के आपको जो है नियरेस्ट जुडिशरी में ले जाया जाएगा, सवाल तो वहाँ है। लेकिन प्रिवेंटिव, यानी कि जो प्रिवेंशन के लिए अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो फिर उसमें यह फंडामेंटल राइट्स आपकी हिफाजत नहीं कर पाएगा। और यही धीरे धीरे देखेंगे कि प्रिवेंटिव मेजर्स के नाम पे लगातार राज्य और सरकारों के द्वारा उन नागरिकों के साथ उनकी स्वतंत्रताओं का हनन हो रहा है जो उस सरकार को, उस विचारधारा को, उस राजनीति को कहीं ना कहीं सूट नहीं करता है। संकट यहीं पे है। और इसीलिए जितने कानून बने हैं, अगर आप एक एक कानून को उठाएंगे, कुछ कानून का नदीम साहब ने अभी जिक्र भी किया था कि उन कानूनों के द्वारा प्रिवेंटिव मेजर्स में, चाहे यूएपीए की बात कर लें, चाहे एनएसए की बात कर लें, चाहे उसके पहले टाडा जो जिसको रिपील कर दिया गया, उसके पहले और भी जो है मीसा, डीआईआर, ऐसे तमाम कानून, पीएमएलए जो है, तमाम जो अभी कुछ हैं कानून। और एक तो आप जानते हो बहुत खतरनाक कानून था जिसके ब्रिटिश जमाने से था 124A, जिसमें राष्ट्रद्रोह वाला। अजीब सी स्थिति है कि राष्ट्रद्रोह है कि राजद्रोह है, ये जो है ना वो डिफाइन करने में अपनी सुविधा देख लेते हैं। और जो अगेन जो उनको सूट नहीं करता है उन पर ये लगा दीजिए। दुर्भाग्य से न्यायालय नागरिकों को इन तमाम ड्रैकोनियन लॉज से संविधान की एक प्रगतिशील व्याख्या करके बचाने में पूरी तरह से सफल नहीं रही है। आप जानते हैं कि न्यायपालिका के कुछ अच्छे उदाहरण मिल जाते हैं निर्णय में, और वो भी मिलते हैं जो न्याय संगत दिखता नहीं है। लगता नहीं कि भारत के संविधान के अनुकूल ये न्याय किया गया है। और अब जो इंपॉर्टेंट एक जो बात कह रहे थे, कभी इन्होंने 1 जुलाई से 3 नए लीगल कोड आईपीसी को बदल दिया,
उसके नाम बदल दिए गए, भारतीय न्याय संहिता। फिर सीआरपीसी जो था, जो आपराधिक कानूनों के लिए था, उसको भी बदल दिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो कभी इंडियन एविडेंस एक्ट वगैरह था पुराना, उसको भी बदल दिया गया। और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये देखिए कि, और देखिए किसी की नीयत में खोट हो तो कैसे होता है। परिवर्तन कानून में किया जा सकता है, परिवर्तन के लिए संसद है, संसद में सरकारी पार्टी भी है, विपक्ष भी है, उस पर प्रस्ताव आए, विधेयक आए, चर्चा हो, चर्चा के बाद फिर पब्लिक में भी संदेश जाए किस प्रकार का संसद कानून बदलने जा रही है, आम जनता की राय सामने आए और उसी राय के अनुकूल जो है वो परिवर्तन वहां किया जाए। जब ये कानून, आप जानते हैं कि तीनों लीगल कोड नए लाए गए, पहले से भी अधिक खतरनाक हो गया। जो चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने वहां से हटाने के लिए कहा था, यूएपीए को भी वहां ले आए, जबकि हम लोग लगातार कह रहे हैं कि यूएपीए को हटाओ, वहां पे ले आए जो है भारतीय न्याय संहिता के अंदर। उसके अतिरिक्त तो देखेंगे कि बहुत सारे और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगातार सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है, उसको भी उन्होंने बैकडोर एंट्री से ले आए हैं। इसका मतलब होता है ये जो कानून लाए गए वो किस समय लाए गए, नियत पे क्यों सवाल उठता है। अगर आपका मन साफ है तो आप संसद में चर्चा होने दीजिए, विपक्ष की भी राय जानिए, जनता की भी राय जानिए, जनमत को जानिए, समाज के पढ़े लिखे सभी वर्गों के प्रबुद्ध जो नागरिक हैं उनकी राय जानिए। जब ये लाए गए, एक तो 5 घंटे में तीनों पास हो गए और उस समय 140 से अधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन्होंने सस्पेंड कर रखा था। यानी जो प्रतिपक्ष है उसको बाहर कर दो, फिर वो तमाम जो लोग बैठे हुए हैं वो हाँ में हाँ मिलाएं और कानून पारित हो गया। उम्मीद थी कि 2024 के चुनाव में जनता का फैसला ऐसा आएगा कि ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को कहीं न कहीं किनारे कर दिया जाएगा, वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे, अपेक्षा थी। दुर्भाग्य से वो अपेक्षा इस रूप में पूरी नहीं हुई कि उनकी सरकार नहीं बनती। और अगर सरकार नहीं बनती, प्रतिपक्ष की अगर सरकार बन जाती, तो देखिए 4 जून को जो है चुनाव का परिणाम आया था और लागू कब से होना था ये तीनों कानून? 1 जुलाई से। अगर सरकार बन जाती तो क्या पता जो है जनता के जनमत के दबाव में बदली हुई सरकार पर यह दबाव बनता कि 1 जुलाई को जो ये तीनों लीगल कोड लॉ लागू होने वाले हैं इसको रोक दिया जाए, फिर से संसद में लाया जाए और संसद में ला करके फिर उस पर चर्चा हो, जनता के बीच चर्चा हो और फिर जो परिवर्तन जरूरी हो किए जाएं। लेकिन सरकार तो बन गई उनकी। प्रतिपक्ष भी जितना हमलावर होना चाहिए इन तीनों लीगल कोड को लेकर के जो उन्होंने बदले हैं, उतना हमलावर नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको होना चाहिए था किसी भी हालत में इसको वापस कीजिए, कम से कम दबाव तो बनाइए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो लीगल कम्युनिटी है वहां भी बहुत इस प्रकार का जो है नागरिक संगठन, हम लोग बहुत सारे नागरिक संगठनों में लगातार सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी और पीयूसीएल में लगातार ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये कानून लागू हैं। तो इसमें समझने की बात है कि एक तरफ फंडामेंटल राइट्स जो आपको इतनी स्वतंत्रताएं देता है और दूसरी तरफ लगातार राज्य में बैठे हुए लोग, यानी सरकार में बैठे हुए लोग जैसे जैसे कानून बनाते हैं, उन कानूनों के द्वारा नागरिकों के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो पाती, बल्कि हमला हो जाता है। आप कल्पना कीजिए, अभी जो ये जो आप देखेंगे सीआरपीसी, और ये पहले था कि पुलिस रिमांड जो है 15 दिनों से अधिक नहीं लिया जा सकता है, और पुलिस रिमांड लेने के बाद फिर जब ट्रायल शुरू होगा तो उसके बाद कोई पुलिस रिमांड नहीं होगा। अब उन्होंने क्या कर दिया, 60 से 90 दिनों तक के लिए भी पुलिस रिमांड लिया जा सकता है, ट्रायल के अंतराल में भी लिया जा सकता है। अब कल्पना कीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के करीब 60 से 90 दिन पुलिस रिमांड में आप ले लेते हैं तो कब जाकर के न्याय होगा। और मजे की बात है कि पुलिस रिमांड में क्या होता है आप भी जानते हैं,
सच को झूठ और झूठ को सच बनाने के लिए व्यक्तियों के ऊपर किस प्रकार से प्रयास होते हैं, किस प्रकार से डराया, धमकाया, पीटा और क्या नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे कानूनों के आने से निरंतर नागरिक स्वतंत्रताएं जो हमें देश की लाखों लोगों की कुर्बानियों से मिली, निसंदेह वो कुर्बानियां बेकार जा रही हैं। और उन कुर्बानियों के बेकार जाने से आज हम अपनी उस स्वतंत्रता को कैसे बचाएं, ये बहुत मुश्किल सवाल है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, दुनिया में लोगों ने अपने संघर्ष से, अपनी कुर्बानियों से बहुत चीजों को बदला है, रोका है और नए समाज बनाने के लिए उनकी कोशिशें कामयाब भी हुई हैं। तो अगर आज भी इस देश की जनता और जो समूह, जो समाज के नागरिक ये मानते हैं कि ये गलत है, वो इकट्ठे हों, विचार करें और निसंदेह जो है इसको रोकने के लिए अगर एक जनमत तैयार हो जाए तो फिर निसंदेह ये कानून भी। और आपने देखा भी होगा, जो 56 इंच का सीना है वो सीना कितना मजबूत है। किसानों ने तो झुका करके दिखा दिया था ना, कुर्बानियां उन्होंने भी दी, 700 से अधिक लोग किसान शहीद हो गए। लेकिन वही मोदी थे जिनको एक सुबह जो है ये कहना पड़ा, हाँ तीनों कानून वापस ले रहे हैं। अभी नदीम भाई ने आपसे जिक्र किया, जो ब्रॉडकास्ट बिल वो ला रहे थे जो बहुत खतरनाक था, क्यों भी फिर से जो है कि नहीं फिर रीड्राफ्ट करेंगे, उसको वापस क्यों ले लिया? दबाव में, ये विपक्ष का दबाव, ये जनमत का दबाव, ये नागरिक संगठनों का दबाव, हम सब का दबाव जो निरंतर काम कर रहा है, अगर ये निरंतर दबाव बने। मीडिया की बहुत दुखद भूमिका आप जानते हैं, खास करके जिसको आप गोदी मीडिया या हम तो उसको सरकारी मीडिया कहते हैं, जो भी कह लें, जिसको आज़ादी की रक्षा करने में, जनमत के निर्माण करने में एक निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए। जो सच है उस सच को सामने लाओ, चाहे वो सरकार का सच हो या जनता का सच हो या हमारा सच हो, उसको सामने लाओ। लेकिन वो क्या करते हैं, सरकार के झूठ को सच के रूप में जो है लोगों के सामने रखते हैं। आम आदमी उसी को सच मान बैठता है। तो ये भी दुखद स्थिति है। फिलहाल तो वो संकट टला है कि ब्रॉडकास्ट बिल जो है, अन्यथा जो बहुत सारे आप जानते हैं कि यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पे जो लोग सक्रिय हैं निष्पक्षता से लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, राइट्स के लिए, उस पर भी बहुत सारी बंदिशें लग जाती। आप जानते हैं कि बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे हमारे युवा साथी आज भी जेलों में बंद हैं, सालों गुजर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में निरंतर स्वतंत्रता पे खतरा तो है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भी, जिस साम्राज्य के समय में दुनिया में सूरज डूबता नहीं था, उसे भी इस देश की ही जनता ने भगाया, जाने के लिए बाध्य कर दिया। एक और जैसा उदाहरण नदीम भाई ने खुद कहा था आपको, इमरजेंसी हिंदुस्तान की राजनीति में और डेमोक्रेसी में काला अध्याय है। 19 महीने जिस प्रकार से लोगों को गिरफ्तार किया गया मीसा और DIR में, उस समय लगा कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। लेकिन फिर इसी देश की जनता ने, जयप्रकाश जी और तमाम युवाओं ने और विपक्षी नेताओं ने, नागरिक संगठनों ने, हम लोग भी स्कूल के विद्यार्थी थे, 14 दिन हम लोग भी जेल में गए, सत्याग्रह किया, जेल में ले गए। फिर यानी सबने जो जहां जितनी कोशिश करनी थी उनकी कोशिश कामयाब भी हुई। जनतंत्र को 1977 के चुनाव में इस देश की जनता ने बचा लिया। तो इमरजेंसी में जो कुछ हुआ, लेकिन एक बात इसमें जानना चाहिए, इमरजेंसी जो लगी थी वो संविधान की धारा में कमी थी और उसकी गलत व्याख्या करके इंदिरा गांधी ने जो है आंतरिक आपातकाल, इंटरनल इमरजेंसी उन्होंने लगा दी। प्रेसिडेंट ने भी जो है वो बिना सोचे समझे, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, उन्होंने साइन कर दिया। लेकिन ये जो 10 वर्षों से लगातार चल रहा है, बिना संविधान के, बिना कानून के, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो लगातार नागरिकों की स्वतंत्रताओं पे हमला कर रहा है, इससे कैसे बचा जाए ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस पे निरंतर हम सबकी सक्रियता भी जरूरी है, संगठित होना भी जरूरी है। और
इसका विरोध लोकतांत्रिक तरीके से, पीसफुल तरीके से करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत का संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता में धर्म, भाषा, जन्म, जेंडर या किसी अन्य प्रकार से कोई अंतर नहीं करता है। इसलिए कोई भी भारत का नागरिक, वो किसी धर्म का हो, किसी विचार, किसी सोच, किसी संस्कृति, भाषा, किसी भी प्रकार का हो, उसे एक से अधिक अधिकार यानी कि दूसरे नागरिक से अधिक अधिकार प्राप्त नहीं है इस बात को। और धार्मिक स्वतंत्रता ये नागरिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये सबका फंडामेंटल राइट्स है, इस पर किसी को भी हमला करने का। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इतनी सारी जो स्वतंत्रताएं हैं और जिसका दार्शनिक आधार है, जिसका आप जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए या जो भारत के संविधान का प्रिएम्बल है, जो उसमें तीनों प्रकार की न्याय की बात करता है, वो राजनीतिक न्याय भी है, सामाजिक न्याय भी है, आर्थिक भी है, जो स्वतंत्रता की बात करता है, जो समानता और भ्रातृत्व की बात करता है, डिग्निटी ऑफ ऑल, प्रत्येक व्यक्ति की, है ना, उसका सम्मान, और वहां पर वो भी है राष्ट्र की एकता और अखंडता। कौन है जो चाहता है कि भारत की एकता नष्ट हो जाए? ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी, जंगे आज़ादी में अंग्रेजों के साथ मिलकर के हिंदुस्तान को गुलाम ही बनाए रखना चाहते थे, वरना कोई हिंदुस्तान की अखंडता और एकता को कमजोर करने के पक्ष में एक भी नहीं मिलेगा। उन्हीं लोगों में से जो मिलता है, मैं कहता हूं जरूर संघी होगा, ये हिंदू महासभा का आदमी होगा, या विश्व हिंदू परिषद का आदमी होगा, बजरंग दल का आदमी होगा। क्यों? उन्हीं का स्वार्थ है इसमें। अन्यथा भारतीयों को क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, अधिकार चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, अपनी नागरिक और धार्मिक तमाम स्वतंत्रताओं के साथ जीने का अधिकार, और साथ ही साथ विकास का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तमाम जो अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, आवागमन की सुविधाएं हो, जितनी चीजें, ये तो चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। अच्छी सड़कें किसको नहीं चाहिए? अच्छे हॉस्पिटल किसको नहीं चाहिए? अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। इसकी बात करो, इसकी बात करो, लेकिन इसकी बात वो नहीं करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने भी अखबार में या देखा होगा, टेलीविजन वगैरह या सोशल मीडिया पे कहीं भी, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कह रही हैं रिसोर्स क्रंच हो रहा है, यानी कि हमारे पास पैसे की कमी हो रही है, जेएनयू की संपत्ति बेचनी होगी। अब लीजिए, यूनिवर्सिटी की भी संपत्ति बेचने के लिए तुले हुए हैं। मोदी जी के विश्व भ्रमण पर अरबों खरबों खर्च हो रहा है। किस अकाउंट से खर्च हो रहा है? दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां वो नहीं जा रहे हैं। कई कई देश में तो कई बार चले गए। ये खर्च कहां से हो रहा है? लेकिन यूनिवर्सिटीज को अपनी संपत्ति बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो सोच लीजिए कि शिक्षा विरोधी हैं, क्योंकि ज्ञान से इनको डर लगता है, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं वो ज्ञान से डरते हैं। ज्ञान के द्वारा लोग सच्चे इतिहास के विषय में जान जाएंगे, लोगों की कुर्बानियों के विषय में जान जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में इनको डर लगता है। तो मुझे लगता है कि नागरिक स्वतंत्रताओं पर हमला है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्पसंख्यकों पर सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि आफ्टर ऑल एक शत्रु को सामने रख करके दूसरे लोगों को वो एकत्रित करना चाहते हैं, और इसीलिए एक फॉल्स एनिमी वो क्रिएट करते हैं, और फॉल्स एनिमी के रूप में माइनॉरिटीज को, है ना, सामने रखना उनको आसान हो जाता है। लेकिन ये भी जान लीजिए, सिर्फ वो माइनॉरिटीज के दुश्मन नहीं है, वो किसान के दुश्मन भी हैं। किसानों के साथ क्या किया था? वो दलितों के भी दुश्मन है, दलितों के साथ बार बार छेड़छाड़ करते रहते हैं। ये जो लेटरल एंट्री देखा होगा, वो क्या था लेटरल एंट्री? नौकरियों में बैकडोर से आप अपने लोगों को ले आइए, भगवाकरण कर दीजिए नौकरशाही का, कॉर्पोरेटीकरण कर दीजिए, कॉर्पोरेट के लोगों को ले आइए, तो भाई रिजर्वेशन तो खत्म होगा ना। कहां से मिलेगा रिजर्वेशन? ऐसी स्थिति में वो दलितों के विरोधी भी हैं, आदिवासियों के भी विरोधी हैं, क्योंकि जंगल को, जमीन जो भी हैं, वो सब किसको दे रहे हैं? बेच रहे हैं पूंजीपतियों को। आज देख रहे हैं कि कितने प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं, विभीषिकाएं सब जगह, भारत नहीं दुनिया में भी चिंता है,
जलवायु परिवर्तन, लेकिन भारत में जो कुछ हो रहा है, तो आप अगर प्राकृतिक जो भी प्रकृति का जो भी स्ट्रक्चर है उससे खिलवाड़ कीजिएगा, और वो कर रहे हैं। क्यों? अपने पूज्य पूंजीपतियों के हित के लिए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं, हमें चीज़ों को समझने की भी ज़रूरत है, और एक बात संकल्प के साथ करने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों को हमें रोकना चाहिए। ये हमारी आज़ादी के खिलाफ है, हमारे उन कुर्बानियों के खिलाफ है जिन हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी, जेलों में रह करके या जान दे करके। उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमें एक दृष्टि बना करके संकल्प के साथ किसी भी प्रकार के नागरिक हमलों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और जो नागरिक जो स्वतंत्रताएं हैं, जो अधिकार हैं, उसको मजबूत करने के लिए हमें दृढ़ निश्चय के साथ, संकल्प के साथ लड़ना चाहिए। आप सबों को आपने सुना और बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और, क्योंकि आफ्टर ऑल अपनी बात कह दीजिए, फिर अगर आप कोई सवाल और संवाद नहीं होता, डायलॉग नहीं होता है, तो वो बात बनती नहीं है। तो यदि आप लोगों के मन में कोई सवाल हो, हमसे कुछ पूछना या हमें कुछ बताना चाहें, क्योंकि ये दोनों तरफ का संवाद है, ये नहीं कि आप मुझसे सिर्फ पूछें, आप भी मुझे कुछ बता सकते हैं जिससे हमारी भी समझ और बेहतर बन पाएगी। शुक्रिया।